हाय फ्रेंड्स, मैं लॉज ऑफ मोशन में आपको आज पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 5.9 जिसका नाम है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। रीड कर रहा हूँ मैं और जो लिखवाने लायक होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। कहता है इन मैकेनिक्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ कोर्स परवेसिव। और ये परवेसिव जरा हाई इंग्लिश हो गई, मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है, शायद प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी से मैंने आइडिया लगाया है। पेपर में बहुत रेयरली ऐसी प्रॉब्लम आती है और इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पेपर में हिंदी मीडियम भरा जाए। एक आध जगह भी अगर ऐसी मिस्टेक आ गई ना तो दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम भरना चाहिए। इंग्लिश तो सबको कंपल्सरली सभी को मिलता ही मिलता है। सिर्फ इंग्लिश भरोगे तो ही इंग्लिश मीडियम का पेपर आपको मिलता है, वरना आपको किसी भी लैंग्वेज आप भरोगे, रीजनल लैंग्वेज, तो साथ में इंग्लिश मिलता ही मिलता है और सिर्फ इंग्लिश वर्जन को करेक्ट माना जाता है। अब भले हिंदी मीडियम में अगर कोई मिस्टेक रह गई, खासतौर से ट्रांसलेशन मिस्टेक, तो कहेंगे आप इंग्लिश मीडियम इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, इसलिए हिंदी आपको भरना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऐसा बेनिफिट मिलता है। खैर, तो एक तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह होता ही है, तो आप चाहो तो हेडिंग दे दो द कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, और नंबर 1 लिख दो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फोर्स का नाम बताते हैं और उसकी डायरेक्शन बताते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बस अब हम कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ग्रेविटी आल्सो गवर्न्स द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्ट एट डिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ एनी इंटरमीडिएट मीडियम। ये आप ब्रैकेट में ले सकते हैं। नो लिंक विल बी विजिबल। इस फोर्स के लिए लिंक ना भी दिख रहा हो तो भी ये फोर्स आपको दिखाना ही दिखाना है। मीडियम ना भी हो, लिंक ना भी हो, बस ये पैराग्राफ में इतनी ही बातें काम की थी। अब आप पैराग्राफ एनसीईआरटी से मत पढ़िएगा, जो मैंने नोट्स में लिखवाया उतना काफी है। सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन को भी ग्रेविटी ही गवर्न करता है, वो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे ही, इसलिए लाइन इग्नोर भी की जा सकती है। आगे कहता है ऑल द अदर फोर्सेस कॉमन इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 2 लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 1 था ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, स्टार लगा के इसके नीचे कह रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम चार्ज और मैग्नेटिक फोर्सेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, अब हम भी उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स था ना, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है, तो उनकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। 12th में जब इन टॉपिक्स को पढ़ लिया जाएगा तभी इनकी बात होगी। तो नंबर 2 में है कॉन्टैक्ट फोर्स। कहता है या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं उन सारों को आप कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम दे सकते हो, क्योंकि एक है विदाउट लिंक और एक है विद लिंक। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें लिंक है, बिना कॉन्टैक्ट के तो आप फोर्स लगा ही नहीं सकते। As the name suggests, a contact force on an object arises due to the contact with some other object, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो। When bodies are in contact, for example, a book resting on a table, a system of rigid bodies connected by rods, hinges, other type of supports, कहीं भी जहां भी contact हो, there are mutual contact forces for each pair of bodies। ठीक है, छोड़िए इसको, कोई मतलब नहीं है। Satisfying the third law, ठीक है। The component of contact force, अब contact force में नंबर 1 लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट फोर्स में नंबर 1 लिख दीजिए नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक वैरायटी कहलाती है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे। ये अगर ये बॉडी रखी है, मे बी ये mg है, शायद इसे हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक्शन कह सकते हैं, तो शायद ये रिएक्शन है, पक्का पता नहीं सही है या ये गलत है, पर हाँ ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मल है तो कभी कभी n के नाम से डिनोट करते हैं, और रिएक्शन है तो कभी कभी r के नाम से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स इसे n लिखते हैं और कुछ बुक्स इसे r लिखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके बारे में लिख दीजिए कि इट इज एट राइट एंगल्स, इट इज एट राइट एंगल्स टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी डायरेक्शन है एट राइट एंगल्स टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इसीलिए इसका नाम लिखा जा रहा है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में 90 डिग्री। और जो भी कहीं इसके अलावा किसी फोर्स ने तो इसे जनरेट किया है, हम इसे पता नहीं एक्शन कह सकते हैं कि नहीं, कह देते हैं अभी आसानी के लिए कि mg ने एक्शन लगाया,
mg के कारण इस ब्लॉक ने, इस पेन ने इस सरफेस को नीचे पुश किया, ये अपने पुश किए जाने को अपोज करेगा तो ये रिएक्शन मारेगा। ये जो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं उसके नॉर्मल और अप्लाइड एक्शन के ऑपोजिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑपोजिट टू अप्लाइड एक्शन, ऑपोजिट टू अप्लाइड एक्शन। किसको एक्शन कहना है और किसको रिएक्शन कहना है ये झगड़े का विषय जरूर है, पर उसकी बारीकी में फिलहाल मत जाइए। मान लीजिए कि चलिए ठीक है, इस समय के लिए हम mg को एक्शन मान ले रहे हैं, बाद में हालांकि ये प्रूव कर देगा कि mg इस समय एक्शन नहीं है, पर जो भी फोर्स प्रेस कर रहा है उसके अगेंस्ट जो टेबल पे रखा है, टेबल इसके वेट, इसका वेट टेबल को प्रेस कर रहा है, टेबल अपने आप को प्रेस किए जाने को अपोज करेगा, तो टेबल एक फोर्स ऊपर मारेगा, तो इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। और फिर वो कह रहा है कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नंबर कांटेक्ट फोर्स में मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स का नंबर 1 था नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स में नंबर 2 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन असल में हम इसके अगले चैप्टर टॉपिक में पढ़ेंगे ही, इसी चैप्टर में इसके अगले टॉपिक में फ्रिक्शन पढ़ेंगे ही, इसलिए अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए तो अच्छा है। एक्चुअली ऐसा होता है जब मैं जमीन पे चलता हूँ ना, तो जमीन पे मैं ऐसे अपना पैर का एक्शन मारता हूँ, जमीन ऐसे रिएक्शन मारती है, जमीन ऐसे रिएक्शन मारती है, और इसका ये जो कंपोनेंट आता है ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इसका ये जो कंपोनेंट आता है वो फ्रिक्शन आता है। ऐसी पूरी कहानी धीरे धीरे हमें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल तो हम इतना ये कह सकते हैं बस कि कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन perpendicular to the surface in contact is called normal reaction, and the component, इसका component of course parallel to the surface in contact is called friction. नंबर 2 आप बस फ्रिक्शन लिख दें, और इसकी डायरेक्शन के बारे में हम अगर अभी नहीं भी बॉदर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हमें इसके जस्ट बाद इसे बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में खैर आप लिख दीजिए इट्स अ कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है कुछ कि कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, पर फ्रिक्शन को अभी फिलहाल इग्नोर कर दें आप, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें क्योंकि अलग से और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना ही है। आगे लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस अराइज व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड्स। सॉलिड जो है लिक्विड या गैस के कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ सॉलिड इमर्स्ड इन अ फ्लूइड देयर इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स। तो नंबर 3 में आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स का मैं थर्ड वैरायटी बता रहा हूं और उसका नाम है बॉयंसी का फोर्स, BOUYANT। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर 1 मैंने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया, नंबर 2 फ्रिक्शन पढ़ाया, और नंबर 3 बॉयंसी का फोर्स पढ़ाया। बॉयंसी जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं भी आपको समझा देता हूं, हालांकि ये भी फ्लूइड्स का चैप्टर हमारा है आगे चल के, तब ये बहुत अच्छे से इसे पढ़ना ही है, पर कहीं कहीं उसके पहले भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में शायद आप जानते हो, बॉयंसी का फोर्स उसी से रिलेटेड कहता है जब एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को डुबोया जाता है जब लिक्विड के अंदर सॉलिड को डुबोया जाता है तो लिक्विड इसको अपने लिए, सॉलिड को अपने लिए अंदर जगह बनानी है। सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करता है क्योंकि खुद उसे अंदर जाना है ना, तो लिक्विड अपने हटाए जाने को अपोज करती है, और लिक्विड जो फोर्स लगाती है सॉलिड पे उसे बायंसी का फोर्स कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल बातें भी लिखवा देता हूं इस स्टेज पे, अगेन आप इसे इग्नोर चाहें तो कर तो सकते हैं, लिख लीजिए। बायंसी के फोर्स के बारे में लिख दीजिए व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं, डिटेल्ड डिस्कशन विल फॉलो इन द चैप्टर ऑफ फ्लूइड्स। व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, when a solid is immersed in liquid, comma, liquid gets displaced. सॉलिड को जब आप लिक्विड में डुबोते हो तो लिक्विड डिस्प्लेस हो जाती है। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए, और एक स्टार देके, 2 स्टार देके लिख दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, 2 स्टार दे दीजिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to volume of solid immersed inside the liquid. Volume of liquid displaced is equal to volume of solid immersed inside the liquid. जितनी सॉलिड लिक्विड डिस्प्लेस हुई है वो उस वॉल्यूम के बराबर है जितनी सॉलिड की वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आ चुकी है।
सॉलिड को अपने लिए जगह बनानी ही है, तो जितनी उसकी खुद की वॉल्यूम उसे घेरनी है उतनी लिक्विड की वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी। अगली लाइन में लिख दीजिए, इस पे स्टार हम नहीं दे रहे हैं, ये जो स्टार वाली लाइन थी इसे आप अंडरलाइन भी कर दीजिए कि दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। ये लाइन मैथमेटिक्स में काम आएगी, इसीलिए इस पे स्टार दिए गए। न आगे चल के लिख देते हैं कि लिक्विड ऑपोजेस इट बीइंग डिस्प्लेस्ड। लिक्विड अपने हटाए जाने को अपोज करती है, लिक्विड ऑपोजेस इट बीइंग डिस्प्लेस्ड। और अगली लाइन में फिर आप 4 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए लिक्विड ऑपोजेस इट बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय अ फोर्स कॉल्ड बायएंट फोर्स। उसी लाइन में पहले ये ऐड कर दीजिए बाय अ फोर्स कॉल्ड बायएंट फोर्स और अपथ्रस्ट। लिक्विड अपने हटाए जाने को अपोज करती है और जिस फोर्स से लिक्विड अपने हटाए जाने को अपोज करती है उसको बोलते हैं बायएंट फोर्स या अपथ्रस्ट। और 4 स्टार देके अगली लाइन में लिख दीजिए कि बायएंट फोर्स इज इक्वल टू, बायएंट फोर्स का अब मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बायएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट के बराबर है। बायएंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर है, और इसलिए बायएंट सी का जो फोर्स है वो है mg, ये लिक्विड का मास है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसा कुछ है। बायएंट सी का फोर्स है v इनसाइड, सॉलिड का वॉल्यूम जो इनसाइड है, इनटू dl इनटू g। ये बायएंसी का फोर्स है, ये इस पे मैंने 5 स्टार देने हैं। मुझे मैथमेटिक्स पे ही 5 स्टार देने हैं, डेफिनेशंस पे नहीं देने। हटाई गई लिक्विड का जो वेट है ना वो बायएंसी का फोर्स होता है। तो ये फॉर्मूला इट इज टू अर्ली फॉर अस, और अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पहले पढ़ लिया और आप उसे ज्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे तो अच्छा है, बाद में तो काम आना ही है। हटाई गई लिक्विड का जो वेट है उसको बायएंसी का फोर्स कहते हैं। और असली बात, फिर 4 स्टार दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अप। ये हमेशा अपवर्ड्स काम करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अप। हमें फोर्सेस के फॉर्मूले भी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। बायएंसी का फॉर्मूला इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए अगर आप चाहें तो छोड़ भी दें। डायरेक्शन है इसकी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स, इसलिए इसका नाम है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वैरायटी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने काम की सिर्फ एक्चुअली एक ही चीज पढ़ी है कॉन्टैक्ट फोर्स में, और वो है नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारे सवालों में फ्रिक्शन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है और बायएंसी के फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स पढ़ा है ढंग का, और वो है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और उधर बायएंसी का फोर्स हो गया। फिर आगे ये भी है, नंबर 4, 5 करके लिख सकते हैं विस्कस फोर्स, नंबर 6 करके लिख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस। पहला था नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 2 था फ्रिक्शन, नंबर 3 था, नहीं था, नंबर 1 था नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स में नंबर 1 था नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 2 था फ्रिक्शन, नंबर 3 है बायएंसी का फोर्स, तो नंबर 4 है विस्कस फोर्स, और नंबर 5 है एयर रेजिस्टेंस। हमने एक्चुअली इनमें से सिर्फ एक फोर्स काम का पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन, उसी पे आप टिक लगा दीजिए। बाकी सब पे आप चाहें तो फिलहाल क्रॉस लगा सकते हैं, अभी हमें इनके लिए बॉदर नहीं करना है। सर फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ में उसने लिखा है एनसीईआरटी में एयर रेजिस्टेंस। एक है विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी भी आगे के किसी चैप्टर में आएगी ही, आप सब इग्नोर कर दीजिए, सब इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का आप ध्यान रखें। तो एक फोर्स है, अगर बात करें सारे फोर्सेस की, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जरूर मार्क करना ही करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg जरूर मार्क करना ही करना है बॉडी पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर मार्क करना ही करना है वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन, यही 2 काम के हैं, बाकी फिलहाल फर्जी हैं, इन्हें फिलहाल इग्नोर मारा जा सकता है। कहता है अदर कॉमन फोर्सेस आर टेंशन एंड स्ट्रेन। ये
अब शायद इसी में ही आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक टाइप है। तो अगला नंबर डाल के शायद 6 नंबर डाल के लिख दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर हम इंपॉर्टेंट कहेंगे। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, खाली टेंशन हेडिंग दे दें, टेंशन दे दें और उसके आगे लिख दें टेंशन इन अ स्प्रिंग, और उसका अगला भी लिख दें, 7वां फोर्स डाल के लिख दें फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स लिख दीजिए खाली। एक टेंशन इन अ स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग फोर्स है, ये भी हमारे काम के हैं। इस समय स्प्रिंग फोर्स को भी थोड़ा सा टाला जा सकता है, टेंशन काम का है, मैं अलग से लिस्ट बनवा दूंगा। फिलहाल अगर सिंपल क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो उसमें ग्रेविटी का फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा और धागा होगा रस्सी जिसमें टेंशन आएगा। बाकी ये स्प्रिंग फोर्स भी अगेन शायद कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें इन बाकी फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ सवालों में आपको mg की तो जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन की तो जरूरत पड़ेगी, और कभी ज्यादातर स्प्रिंग रस्सी स्ट्रिंग का टेंशन के फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी सारे फोर्सेस को आप अभी नाम लेके छोड़ दीजिए, उन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कहता है when a spring is compressed or extended by an external force, a restoring force is generated. This force is usually proportional to the compression or elongation for small displacement. The spring force का फॉर्मूला दे रहा है, चलिए हम बात कर लेते हैं। आप स्प्रिंग फोर्स में ही आप ऐसा लिख दीजिए, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला सीधे, और फॉर्मूला है तो काम का है, ये Fs लिख देता हूँ। अभी धागे में टेंशन के बारे में काफी कुछ पढ़ना बाकी है, वो ज्यादा काम का फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स को लिख दीजिए -kx, और ऑफ कोर्स इस पे आप 5 स्टार दे दीजिए। हमें फॉर्मूला कहीं भी मिलेगा तो हम तो लपक लेंगे उसको, फॉर्मूले सारे हमारे काम के हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है -kx, और x लिख दीजिए, x इज द elongation or compression in the length of the spring. X is the compression or elongation in the length of the spring beyond, as measured from the natural length of the spring. X is the elongation or the compression in the spring as measured from the natural length of the spring. ये एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये यहाँ पड़ी हुई है स्प्रिंग। अब मैं इसको और स्ट्रेच कर देता हूँ, ये इतना मैंने अगर खींचा ना तो ये x, इसको अगर मैंने इधर खींचा ना तो ये x है। और अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा जो स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने यहाँ खींच के छोड़ा है तो स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी लेंथ की तरफ जाने की कोशिश करती है। खैर अभी तो मैं ये x दिखा रहा हूँ डायग्राम में। और इसी तरह अगर कंप्रेशन की बात करें, जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया है तो ये एलोंगेशन है और ये कंप्रेशन है। अब ये x, ये कंप्रेशन, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। नेचुरल लेंथ में जब कोई स्प्रिंग पड़ी होती है तो वो रिलैक्स्ड होती है और उसमें कोई फोर्स नहीं होता। जब आप उसे खींचोगे x से तो उसमें एक फोर्स पैदा होगा kx, और इधर जब आप इसे कंप्रेस करोगे x से तो भी उसमें एक फोर्स पैदा होगा kx। स्प्रिंग फोर्स भी अभी फॉर द टाइम बीइंग इतना ज्यादा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा, ज्यादा चिंता ना करें। खैर मैं आप इसकी डायरेक्शन हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो kx हम मार्क करा करेंगे डायग्राम में, जब इनके डायग्राम बनाएंगे तो kx में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्प्रिंग का नाम देखते ही। डायरेक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो आप थियोरी से सोच रहे हैं, और जो थियोरी से सोच रहे हैं वो हमेशा मरवाने की पूरी इंतजाम है उसमें। अगर अलर्ट नहीं हुए उस समय, थोड़ा भी कैजुअली ले लिया तो गए आपके 5 नंबर। आप लिख दीजिए कि स्प्रिंग ऑलवेज टेंड्स टू regain its natural length. Spring always tends to regain its natural length. तो जब आप उसे elongate करके छोड़ते हैं ना तो मैं x की ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्शन दिखाइए कि आप इसे यहाँ से यहाँ ले गए, x की डायरेक्शन दिखाइए, तो एक फोर्स उस पर इधर काम करेगा। मान लीजिए यहाँ एक ब्लॉक है, और आपने ब्लॉक को पकड़ के स्प्रिंग को खींचा है, जब आप इसे छोड़ दोगे
तो स्प्रिंग चाहेगी कि इस ब्लॉक को यहाँ ले आए, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ है उससे हमेशा लिख दीजिए, द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इन नेचर। द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स जो है हमेशा रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग इज द की वर्ड, रिस्टोरिंग। It tends to regain its natural length. It tends to regain its natural length. तो अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करके छोड़ोगे तो फोर्स यहाँ काम करेगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है ना। ऐसा लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड प्रॉपर तो नहीं है, इलोंगेशन या कंप्रेशन वर्ड ही प्रॉपर है, पर चलो फिलहाल एक्स के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कह दे रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अगर एक्स की डायरेक्शन यहाँ है तो फोर्स यहाँ है, और इसीलिए फोर्स में माइनस साइन आ रहा है। फोर्स में माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ये एक्स के अगेंस्ट है। एक्स अगर ये प्लस आई कैप है तो फोर्स तो माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन में होगा ना। इसी तरह स्प्रिंग को अगर मैंने यहाँ कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो एक्स मेरा ये है। अब स्प्रिंग चाहेगी कि वो यहाँ आए वापस। अगर यहाँ एक ब्लॉक है तो स्प्रिंग उस ब्लॉक को पुश करेगी इस डायरेक्शन में। आपने कंप्रेशन किया माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स मारेगी प्लस आई कैप डायरेक्शन में। क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स। पर एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि डायग्रामों में हम कभी किसी फोर्स को कायदे से, किसी भी वेक्टर को डायग्राम में नेगेटिव साइन के साथ हमें दिखाना नहीं चाहिए। अगर आपने उसकी प्रॉपर डायरेक्शन मार्क कर दी है तो डायग्राम में आप उसे के एक्स ही लिखिएगा। डायरेक्शन अगर आप ये दिखा रहे हैं, एक्स अगर यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो डायग्राम में आप के एक्स यहाँ दिखाइए। आपको डायरेक्शन उसकी थ्योरी से सोचनी होगी। डायग्राम में जब आपको प्रॉपर डायरेक्शन बना चुके हैं तो माइनस फिर से लिखते नहीं है। अगर यहाँ पर ये x इधर है तो आप x इधर लिखिएगा और kx इधर लिखिएगा। डायग्राम में हमेशा x की डायरेक्शन भी प्रॉपरली मार्क कीजिएगा और kx की डायरेक्शन भी प्रॉपरली मार्क कर लीजिएगा। ये बात जरा ध्यान से लिख दीजिए। इस पे जरूर आप 4 स्टार दे सकते हैं। कि पहली बात तो ये लिख दीजिए कि इन क्वेश्चंस व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम्स बनाने में a vector once assigned a proper direction is never written with a negative sign. इस वाले पोर्शन पे से हम 4 स्टार हटा सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। चलिए, किसी भी वेक्टर में कभी भी डायग्राम में माइनस साइन नहीं लिखा जाता है अगर आप उसकी डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो। डायरेक्शन को ध्यान से सोचना है, और क्योंकि ये इसके सोचने के लिए मैथमेटिक्स नहीं है डायरेक्टली, थोड़ा बहुत तो थियोरी से ही डिसाइड लेना है, इसलिए इसमें सिली मिस्टेक होगी। कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा एक तो आपको डायरेक्शन मार्क करने में, कभी सीरियसली अलग से उसे टाइम दोगे नहीं, बस डरते रहोगे तो कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। सिस्टमैटिक तरीका ये, चलिए लिखिए, स्टेप्स टू मार्क डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअली इस पे मुझे स्टार देने थे, चलो हम इस पे 5 स्टार दे देते हैं। स्टेप्स टू मार्क डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्टेप्स टू मार्क डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम किसी को है ही नहीं, के एक्स। आप जितना ज्यादा उसमें इलोंगेशन पैदा करेंगे ना, स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और के कोई तो भी कांस्टेंट है। इलोंगेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा इलोंगेट करके छोड़ोगे तो ज्यादा झटके से स्प्रिंग वापस आएगी। तो इलोंगेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, ज्यादा कंप्रेशन करके छोड़ोगे तो ज्यादा झटके से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। तो खैर स्टेप्स ये हैं, ये काम की बात है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगी।
जो लाइनें न्यूमेरिकल में काम आएंगी वो आप समझ जाते हैं, केवल वही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए सिर्फ 20-30% मैटर ही काम का होता है फिजिक्स में, किसी भी चैप्टर में। इसीलिए फिजिक्स के चैप्टर को किसी को भी रिवाइज करना फाइनली बहुत ही कम टाइम लेता है। सबसे ज्यादा आसानी से फिजिक्स के चैप्टर को रिवाइज किया जा सकता है, स्पेशली अगर आपने शॉर्ट नोट्स में सब इंक्लूड कर लिया है। तो आप जितना ज्यादा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, उसके बाद भी आप बहुत ही जल्दी से आधे घंटे से ज्यादा आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में लगेगा ही नहीं। एक दो बार शुरू में टाइम लग सकता है, और जैसे जैसे रिवीजन बढ़ते जाएंगे और आपका जोश बढ़ता जाएगा चैप्टर में, आपका कॉन्फिडेंस इन्वॉल्वमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चैप्टर के रिवीजन में टाइम कम लगेगा। सबसे कम समय में आप फिजिक्स को ही केवल रिवाइज कर सकते हैं। और फॉर्मूले में तो फिर कभी कोई रिस्क होती नहीं है, एक बार फॉर्मूला kx याद हो गया तो प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन वगैरह में। रूल्स ये हैं, नंबर 1 लिखिए, मार्क द डायरेक्शन ऑफ x प्रॉपरली, मार्क द डायरेक्शन ऑफ x केयरफुली। एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है उसकी डायरेक्शन केयरफुली मार्क करें, x की डायरेक्शन केयरफुली मार्क करें बाय एन एरो, एक एरो बना के। इलोंगेशन है तो इधर x बनाइए, कंप्रेशन है तो इधर x बनाइए, फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से बनाना है आपको उसको। ये जो नेचुरल लेंथ है ना, जो नेचुरल लेंथ है उसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, और बस नंबर 2 कि मार्क अ फोर्स kx, मार्क अ फोर्स kx इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू x, खत्म। मार्क अ फोर्स kx इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू x, x को आप ध्यान से मार्क करिए और kx को उसके ऑपोजिट मार्क कर लीजिए, बात खत्म। इतनी सी बात है, पर आपको इसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आप कभी सीरियसली चाहेंगे ही नहीं कि कॉन्फिडेंस आ जाए, उस तरह से आप ट्राई करेंगे ही नहीं। आधे अधूरे मन से आप सवाल देखेंगे और एक दो बार में नहीं बनेगा तो बस आपका मन उछट जाएगा, और एक बार उछट गया तो उछट गया, फिर किसी के बस की नहीं है तो आपको कोई इस टॉपिक में इंटरेस्ट दिला सके। इसलिए जब पहली बार करो, मेक इट स्पेशल, मेक इट स्पेशल। यार मेरे को इसके बारे में सब आता है, ये डायग्राम है और मैं पहला एक्सपीरियंस अपना अच्छा लेना चाहता हूँ, मेरे को पॉजिटिव 5 वाइब्स आनी चाहिए कि यस अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था और करके मजा आया। अगर आप आधी अधूरे मन से करोगे और वो नहीं बनेगा तो फिर आपका उसमें से इंटरेस्ट हट जाएगा, और बड़ी जल्दी में रहते हैं हम ये कहने की कि भाई ये चैप्टर हमसे बन नहीं रहा। हम ये कभी असेस नहीं करते कि क्या हमने इसे ढंग से रिवाइज करने के बाद ट्राई किया था। फाइटिंग स्पिरिट होगी तो आपको मजा आएगा फिजिक्स में, इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वो तो कह रहा है द स्प्रिंग फोर्स F is written as F minus kx where x is displacement। एनसीईआरटी कह रहा है तो मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हालांकि प्रॉपर वर्ड तो नहीं है पर चलेगा, इतनी बारीकी में हमें जाना भी नहीं चाहिए, उसने जो कह दिया। और नाम लेने से क्या होता है, हमें उसका पूरा मैसेज, उसका जिस्ट क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि इलोंगेशन बोल रहा है कि कंप्रेशन बोल रहा है, उन खुचड़ में नहीं पड़ना चाहिए, उन बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। के का नाम जरूर इसने लिया है, लिख दीजिए हियर के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। के कांस्टेंट नहीं है, के फोर्स कांस्टेंट है, बताऊंगा बाद में कि के क्या होता है। द नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनस्ट्रेस्ड स्टेट। जो नेचुरल लेंथ में बोल रहा था उसका नाम इसने लिखा है अनस्ट्रेस्ड। तो ठीक है, इंग्लिश पे ना जाए, ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे ना जाएं, प्रोसेस पे जाएं, हैपनिंग पे जाएं और उसकी मैथमेटिक्स पे जाएं। फिर आगे कह रहा है फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। अभी रस्सी पे चला गया, अच्छा डैश करके लिख दीजिए इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लेंथ चेंज ना की जा सके, इनएक्सटेंसिबल मींस ऑफ कांस्टेंट लेंथ। ये लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट वेरी हाई है, मैं इसे स्प्रिंग में ही कह देता हूं, मैं इसे स्प्रिंग में ही कह देता हूं, मैं डैश करके लाइन लिखवा देता हूं फॉर अ स्टिफ स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग जो है उसके लिए फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। जिस स्प्रिंग जो बहुत ही स्टिफ है, बहुत ही अच्छी बुलवर्कर में किसी जिम के इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई स्प्रिंग यूज हो रही है और वो अच्छी स्टिफ है जिसमें लेंथ चेंज करना मुश्किल है,
उसे हम स्टिफ स्प्रिंग कहते हैं। तो जो स्टिफ स्प्रिंग होती है, लिख दीजिए, स्प्रिंग इन विच डिफॉर्मेशन, a spring in which elongation oblique compression is more tough. A spring in which elongation oblique compression is more tough. A spring in which elongation oblique compression is more tough is said to have a higher force constant. उसमें force constant ज्यादा होता है. Is said to have a higher force constant. इसमें higher force constant है. बस स्टिफ स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है। और चलिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं वो आपको सीखना ही होगा सभी सब्जेक्ट्स में। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट निकालिए। तो अगर ये न्यूमेरिकल है, अगर आप समझ रहे हैं न्यूमेरिकल है, तो जो भी आपको आसपास का फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है वो लिख दीजिए। F इज इक्वल टू kx, माइनस साइन हर बार लिखना जरूरी नहीं है, माइनस साइन का महत्व तो बस ऐसा आपको पता है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में होता है। फिलहाल शायद मुझे k निकालना है, तो f बाय x। अच्छा, अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो आप इसमें इलॉन्गेशन वगैरह कर ही नहीं सकते। इनएक्सटेंसिबल में x पॉसिबल ही नहीं है। इनएक्सटेंसिबल में इलॉन्गेशन 0 है, तो k का फॉर्मूला डाल दीजिए, f बाय 0 करीब करीब इनफाइनाइट टाइप का आ गया, जिसकी लेंथ आप चेंज ही ना कर सकें। वो कह रहा है आप चाहो जितना फोर्स लगा लो, आप चाहो जितना फोर्स लगा लो, इलॉन्गेशन नहीं होगा। x 0 है तो उसका k तो इनफाइनाइट है ही। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पे क्रॉस भी मार सकते हो। सारी चीजें पढ़ने लायक हैं ही नहीं, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव आपको होना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज पढ़ने लायक है और क्या चीज नहीं पढ़ने लायक है, तो फिर ये डिस्कशन फिजिक्स में बहुत आसान बन जाएगा आपको। आगे कह रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेंशन को आप अलग से हेडिंग दे ही दीजिए। टेंशन हम ऊपर नंबर लिखवा तो चुके ही थे, पर टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। टेंशन इज इम्पॉर्टेंट, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बताया कि एक्चुअली आपके लिए 3 ही फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसे ही नाम के लिए बोल दिए गए कि हाँ ये भी होते हैं। आपके लिए एक तो mg इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा एक आपके लिए ये स्ट्रिंग में टेंशन वाला फोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर से हेडिंग दे दीजिए टेंशन, और यही लिख दीजिए restoring force in a string is called tension. Restoring force in a string is called tension. धागा है ना टेंशन, धागा थ्रेड स्ट्रिंग, धागा है तो टेंशन है। बंधन, कोई सा भी बंधन हो उसमें टेंशन तो आनी ही है। फिर फाइनली कैसा भी बंधन हो, शादी का ही धागा हो, टेंशन तो आनी ही आनी है। तो धागा जहां भी आपको दिखे ना, थ्रेड दिखे, स्ट्रिंग दिखे, आपको उसमें एक फोर्स जरूर मार्क करना है, टेंशन। ये लिख दीजिए बिल्कुल 5 स्टार से। इन अ थ्रेड ऑलवेज मार्क टेंशन। धागा है तो टेंशन है ही। अभी तुम्हें शुरू में लग रहा हो कि ना लग रहा हो, पता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बंधन है तो टेंशन है। तो जब स्ट्रिंग दिखे तो टेंशन मार्क करना भूल मत जाना। मैं तुम्हें फिलोसफी नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जीवन दर्शन। मैं डायलॉग इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम भूल ना जाओ इसको। धागा है और तुम टेंशन न माफ करो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अगर तुम एहसास न करो कि धागे में टेंशन होती है तो तुम्हारा मरना निश्चित है। धागा जब दिखे, जब आप कोई भी डायग्राम बनाएं तो आप उसमें एक mg बनाइएगा, फिर देखिएगा कि कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन बनाइएगा, और अगर धागा दिखता है तो टेंशन जरूर बनाइएगा। धागे में जो फोर्स है वो टेंशन है, इसका अलग से और कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा लिख दीजिए, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर टेंशन। टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए भी ये मिस हो जाता है। जैसे स्प्रिंग फोर्स का तो फॉर्मूला है, स्प्रिंग अगर दिखती है तो kx। अब ये न्यूमेरिकल में आपको हर बार ध्यान से भी देखना पड़ेगा कि स्प्रिंग है कि स्ट्रिंग है।
ये है स्प्रिंग और ये धागा है स्प्रिंग। स्पेलिंग पे बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको। प है कि ट है, स्प्रिंग है कि स्ट्रिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्प्रिंग है कि स्प्रिंग है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग अगर दिखाएंगे तो आपको केएक्स याद आ ही जाएगा। धागे में शुरू शुरू में आप टेंशन मिस भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे जोर देने के लिए आपसे कहा कि धागा है तो टेंशन है, धागा है तो टेंशन है, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। रहेगी तो वो वहां पे है ही, कैसा भी बंधन हो। कह रहा रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। इट इज कस्टमरी टू यूज अ कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये बात मैं आपको अच्छी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक धागा सेम होता है ना, जब तक धागा सेम होता है, चाहे वो भले ही ऐसा क्यों ना हो, जब तक धागा सेम होता है, ऐसा हो या इवन ऐसा हो, ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े डायग्राम हैं जो हमें करने तो नहीं है। जब तक धागा सेम है, अगर यहाँ से यहाँ तक धागा सेम है, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक धागा सेम है, तो जब तक धागा सेम है, जब तक धागा सेम है, उसमें टेंशन सेम माप दी जाती है। उसने बोला इट इज कस्टमरली, इट इज कस्टमरली, कहता है इट इज कस्टमरी टू यूज अ कांस्टेंट टेंशन टी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये आप डायग्राम ना ही बनाए तो अच्छा है, तो शायद आपको लगेगा कि कुछ बड़ा बड़ा पढ़ाया जा रहा है, पर अगर यहाँ से यहाँ तक धागा सेम है, वही धागा है, तो फिर वो कितने भी टर्न्स ले ले, हम सामान्यतः तो टेंशन थ्रू आउट सेम मानते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से 5 स्टार दे दीजिए। और ये लिखिए फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग में मास नहीं है, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग T is throughout the same. T is named same throughout the string. टेंशन का नाम पूरी स्ट्रिंग में सेम होता है। T is named same throughout the string. पूरी स्ट्रिंग में टेंशन का नाम सेम मार्क किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख दीजिए न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। न्यूमेरिकल्स में लाइन काम आएगी। एक तो धागा दिखे तो आपको टेंशन मार्क करनी ही है। जब भी धागा दिखे ना, तो बोलना कि अभी तुम्हें टेंशन दिख रही हो या ना दिख रही हो, या आएगी तो है ही। जब भी बंधन दिखे, कहीं अटैचमेंट दिखे, बॉन्ड दिखे, तो टेंशन तो आएगी ही आएगी। जरूर बोलना, 2 4 5 6 बार में आदत पड़ जाएगी, फिर न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। धागा है तो टेंशन है ही, और जब तक धागा सेम है, अगर वो मासलेस है तो। न्यूमेरिकल हमें दोनों टाइप के मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं जिसमें मासलेस धागा होता है, और वो भी मिलते हैं जिसमें मास होता है। अगर धागे का मास है तो फिर टेंशन हर जगह सेम नहीं होती, उसके रूल्स बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे। और आप ये लिख दीजिए फिर ब्रैकेट में कि व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग के मास के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, देन इट मस्ट बी मासलेस। या तो क्वेश्चन बोले कि ये मास, क्वेश्चन ज्यादातर बोल ही देता है कि मासलेस स्ट्रिंग है, क्वेश्चन ज्यादातर बोल ही देता है कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, दोनों बोल देता है। मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है, दोनों बोल देता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर मास नहीं दिया, इसका मतलब मासलेस ही होगी। अगर मास होता तो इसके अच्छे खां को भी देना पड़ता सवाल में। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, यू विल अज्यूम दैट मास इज 0। और अगर मास नहीं है स्ट्रिंग का, रस्सी का मास नहीं है, तो फिर टेंशन पूरे में सेम। कहीं मास है, कोई सब्सटेंस है कहीं, तो वो टेंशन झेल लेगा थोड़ी बहुत, तो कहीं टेंशन कम होगी, कहीं टेंशन ज्यादा होगी। पर अगर मासलेस है, स्पाइनलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट सेम ही है। खैर, ज्यादा भावनाओं को हम इसमें ना जोड़ें। स्ट्रिंग है तो टेंशन है, और वो थ्रू आउट सेम है। फिलहाल तो आप यही मान के चलेंगे। दिस assumption is true for a string of negligible mass। ये बात उसने मेंशन कर दी। मैं इसमें अब यहाँ इसने बात की है, तो मैं डायरेक्शन की बात जरूर करूंगा आपसे, और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली डायरेक्शन ही है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। धागा है तो टेंशन है, ये तो आप सीख ही जाओगे। प्रॉब्लम आएगी कि टेंशन किसकी तरफ है, प्रॉब्लम किसकी तरफ है। अब दो लोग हैं और एक धागे से जुड़े हुए हैं, और धागा है तो टेंशन है, और हम लोग डायग्राम में, अच्छा एक टेंशन ना डायग्राम में हमेशा ऐसे मार्क की जाती है,
ऐसा लिख दीजिए, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स होता है, एंड इज ऑफ द नेचर एक्शन रिएक्शन। ये जो टेंशन है ये एक्शन रिएक्शन के नेचर का है। सो इट इज मार्क्ड इन द डायग्राम्स, इसलिए इसे डायग्राम में मार्क करते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस। किसी एक डायरेक्शन में मार्क करते हैं और उसका ऑपोजिट भी मार्क करते हैं। एक्शन रिएक्शन है ना, मान लीजिए ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है और धागे से बंधे हैं। ए अगर बी को खींच रहा है तो ए बी पे टेंशन यहाँ लगाएगा। सपोज ए बी को खींच रहा है, ए को मान लीजिए मैं ऐसे फोर्स से खींच के ले जा रहा हूँ, तो ए बी पे एक टेंशन लगाएगा, बी पलट के ए पे एक टेंशन लगाएगा। धागे में आपको टेंशन मार्क करनी है और हमेशा टेंशन दोनों डायरेक्शंस में मार्क करनी है। आप ये टेंशन ऐसी भी मार्क कर सकते हैं, आप ये टेंशन ऐसी भी मार्क कर सकते हैं, चलेगा, कैसे भी मार्क कर लीजिए, पर दोनों डायरेक्शनों में मार्क करिए। धागा है तो टेंशन है और एक को टेंशन नहीं है, दोनों को टेंशन है। धागा है तो टेंशन है और एक को नहीं है, दोनों को है। और सबको अपने अपने पर्सपेक्टिव से दिखती है, सबको अपने अपने हिसाब से टेंशन की डायरेक्शन का फील होता है। ये दोनों मार्क किए जा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, पर डायग्राम में टेंशन मार्क जरूर करनी है और टेंशन की डायरेक्शन जरूर मार्क करनी है। अब हम लोग एफबीडी का नाम लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का, जो कि पिछले डिस्कशन में आया भी था, जो एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल था एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे यहाँ दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, आप एक बार में खाली ए को बनाते हैं और एक बार में खाली बी को बनाते हैं। इसके रूल अलग से बाद में चैप्टर के एंड में दिए हैं। जब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना, जब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ए में टेंशन यहाँ मार्क करूंगा, और जब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना, इधर नहीं है धागा, धागा इधर है, इधर है, तो मैं वहां टेंशन मार्क नहीं करूंगा, धागा बनाऊंगा पहले, धागा इस तरफ है तो यहाँ बनाऊंगा और टेंशन को यहाँ मार्क करूंगा। ये आप फाइनल फैसले लिख दीजिए, ये फाइनल फैसले लिख दीजिए कि इन एफबीडी ये बिल्कुल 5 स्टार वाली बात है, जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएंगी ये बातें। पूरा चैप्टर इसके पहले ज्यादातर बर्बाद था, बेकार था, एकदम यूजलेस था। एक्चुअली अभी काम की बातें शुरू हुई हैं, बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंस है ये एफ इज इक्वल टू एम ए का, एक्शन रिएक्शन का, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस की ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है और वो आसानी से बन जाते हैं। ज्यादा फॉर्मूले थे भी नहीं इस चैप्टर में, अभी तक लंबा चैप्टर है पर ज्यादा फॉर्मूले हैं भी नहीं, और सिवाय फॉर्मूले के सब कुछ बर्बाद ही होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें एग्जाम काम आ रही हैं, जो बार बार जिन पे खूब सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरफ मतलब पहले तो आप लिख दीजिए नंबर 1, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक सेपरेटली। हर बॉडी का एफबीडी सेपरेटली मार्क करें। जब एफबीडी के रूल्स अलग से बाद में पढ़ाए जाएंगे, उस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे। बिल्कुल लास्ट चैप्टर के एंड में इसके रूल्स उसने दिए हुए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैकेनिक्स के रूल्स क्या हैं, वहाँ एफबीडी के रूल्स पढ़ाए जाएंगे। तो एफबीडी का मतलब होता है कि अगर आप ए का एफबीडी बना रहे हैं तो आप डायग्राम में सिर्फ ए बनाइए, और ए को कौन कौन छू रहा है वो बनाइए, बी मत बनाइए। बी का एफबीडी बना रहे हैं तो फिर सिर्फ बी को बनाइए, और बी को कौन कौन छू रहा है वो डायग्राम में दिखाइए, ए को मत दिखाइए। अब उसमें दूसरी अगली बात नंबर 2 लिख दीजिए कि मार्क लिटिल पीस ऑफ थ्रेड ऑन द ब्लॉक। मार्क या ड्रॉ अ लिटिल पीस ऑफ थ्रेड, धागा बनाइए, धागा छोटा सा ये बनाइए। ध्यान से रखना कि इधर धागा नहीं है, इधर धागा, जैसे इधर धागा नहीं है, सब कुछ उसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा, तो इसमें तो इधर ही धागा है बस। तो ध्यान रख लो कि जिस तरफ धागा नहीं है वहां आप धागा मत बनाना। देखना क्लियरली कि धागा कहाँ है, लिख दीजिए क्लियरली, सी द साइड विच इज कनेक्टेड बाय अ थ्रेड। क्लियरली सी द साइड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की साइड ध्यान से देखिए, विच इज कनेक्टेड बाय अ थ्रेड। ध्यान से देखिए कि धागे की कौन सी साइड, ब्लॉक की कौन सी साइड धागे से जुड़ी, एंड डोंट मार्क द थ्रेड ऑन द अदर साइड।
अगर यहाँ धागा नहीं है इधर, तो यहाँ धागा नहीं बना। जहाँ धागा नहीं है वहाँ टेंशन नहीं है यार, काय को दे रहे हैं? इधर है ही नहीं धागा, हम इधर देख ही नहीं रहे, हम इधर देख रहे हैं, और जहाँ देख रहे हैं वहीं से टेंशन आनी है वापस। इधर तो मस्त दुनिया है, इधर तो कुछ है ही नहीं, बिंदास है सब, कहीं कोई कुछ है ही नहीं, व्यू क्लियर है एकदम। इधर हम कुछ नहीं बनाएंगे, इधर हम धागा बनाएंगे, और फिर जहां अपने धागा बनाया है वहां टेंशन जरूर मार्क करिए। आप ध्यान से ध्यान रखिए कि हर आदमी को कोशिश ये करनी है कि टेंशन को अपने से दूर रखे। ये बिल्कुल गोल्डन स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, ये गॉड स्टेटमेंट हो जाएगा, लाइफ की फिलोसफी हो जाएगी कि कीप टेंशन अवे, मार्क टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक। टेंशन को अपने से दूर रखना है, टेंशन को अपने से दूर मार्क करना है। ये बिल्कुल 6 स्टार 7 स्टार दे दीजिए इस पे। धागा है तो टेंशन है, जहां धागा नहीं है वहां टेंशन नहीं है, और टेंशन को अपने से दूर रखना है, बस इतनी सी बात है। तो हिंदी में लिख लीजिए इस बात को कि जहां धागा है वहां टेंशन, जहां धागा है वहां टेंशन, और टेंशन को अपने से दूर रखना है। जब आप ए का एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन को ए से दूर मार्क करिएगा, जब आप बी का एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन को बी से दूर मार्क कीजिएगा। तभी तो हम लोग डायग्राम में कायदे से हमें डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए, ए की टेंशन यहाँ दिखा रहे हैं और बी की टेंशन यहाँ दिखा रहे हैं, दोनों का नाम टी है, और ये इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन वाला, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके और कॉन्सेप्ट आपको बाद में क्लियर होंगे। हाँ, दिस इज समथिंग प्रिटी टफ। जो मेन फोर्सेस आपको इनकी जरूरत पड़ेगी वो होगी mg, आपको इसकी डायरेक्शन पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फिर दूसरे आपको जरूरत पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शन की, इसकी भी डायरेक्शन सवाल में सोचनी पड़ेगी, कुछ बारे में पहले बताया नहीं जा सकता। 90 नॉर्मल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट है, केवल इतना ही बताया जा सकता है। और असली फोर्स है धागे में टेंशन। फोर्सेस की लिस्ट में तो और भी फोर्सेस थे, वो पूछेगा कि मैकेनिक कौन से फोर्सेस, स्कूल एग्जाम में अगर पूछता है कि नेचर में जो कॉमन फोर्सेस हैं वो बताइए, तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, पर आप इन्हीं पे केवल ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका इनसे ही सामने होने वाला है। और टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है आपको। एक बार आपने इसे ध्यान से हैंडल कर लिया तो आपको ये चैप्टर है जो एक्चुअली सबसे आसान चैप्टर है अब तक हमने जितने भी पढ़े, और बहुत सारी कोचिंग्स हैं हिंदुस्तान में जो सीधे यहीं से 11th की फिजिक्स पढ़ाना शुरू करती हैं, क्योंकि ये बच्चे को फिर भी कॉन्फिडेंस आता है। कायदा तो कहता है सब प्रॉपर सीक्वेंस में ही पढ़ाना चाहिए, पर ठीक है फाइन, जिससे भी बच्चे का इंटरेस्ट आ जाए वो सही है। तो एक्चुअली ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान, पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया टी की डायरेक्शन के बारे में तो सब मैसअप हो जाएगा। थोड़ा भी सिस्टमेटिकली आप ट्राई करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चनों से शुरू में आधा घंटा 1 घंटा भी लड़ेंगे, तो फिजिक्स से ज्यादा साथ पेपर में आपका कोई नहीं देगा। जैसी फिजिक्स आजकल आ रही है वो 2015-16 की फिजिक्स में तो खैर ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता था कभी भी, कितनी भी करने के बाद। यहाँ तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं, हर टाइप के दो चार सवाल भी फाइनल एग्जाम में वैसे के वैसे आ जाएंगे। आप एक फॉर्मूले पे बेस 4 सवाल करते हो, एग्जाम में उसी में से कुछ आ जाएगा। खैर मेन डिस्कशन समाप्त हो चुका है। आगे वो कह रहा है चैप्टर 1 वी लर्न दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। चैप्टर 1 तो खैर आजकल सिलेबस में है ही नहीं, इसके बारे में हमें कुछ बात करनी नहीं चाहिए, इसलिए देख लेते हैं। खैर एनीवे कहता ऑफ दीस द वीक एंड स्ट्रांग फोर्सेस अपीयर इन डोमेन्स दैट डू नॉट कंसर्न अस हियर। अच्छा है, हमें कुछ भी कंसर्न ना करे और भी अच्छा है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। कहता ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट इन मैकेनिक्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो खैर हम पढ़ ही चुके हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की थोड़ी सी एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी। कहता डिफरेंट कोर्स, एक लाइन डैश करके लिख दीजिए आप, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर एक लाइन लिख दीजिए, डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स, different contact forces of mechanics like friction, normal reaction, etc. Friction, normal reaction, etc. arise from electrical forces. Actually ये सब electrical forces से हैं। कहता this may seem surprising, क्योंकि हम तो अनचार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता कि फ्रिक्शन का ओरिजिन इलेक्ट्रिकल है।
पर कहता है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑल बॉडीज आर मेड ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अंदर हर एक में एटम है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है. Various contact forces arising due to elasticity of bodies, molecular collisions and impacts, etc., can ultimately be traced to the electrical forces. फिर उसने बोल दी कि detailed microscopic origin of these forces, however complex and not useful for handling problems in mechanics. भाई उसको कायदे से कुछ बताना ही नहीं चाहिए था. एनसीईआरटी है, इसको बोलना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा धर्म है. तो हम भी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके एक स्टार दे देते हैं कि या तो कोई फोर्स ग्रेविटेशनल हो, उसके अलावा तुम्हें जो भी फोर्स पूछा जाए कि इसका ओरिजिन क्या है, तुम उसको बोल देना कि इलेक्ट्रिक है. हालांकि हम उस तरह से कभी कोई एनालिसिस करेंगे नहीं. वो कह रहा है कि यार अल्टीमेटली जब दो बॉडीज में कोलिजन होता है तो अल्टीमेटली इनके एटम तो पास आते हैं ना, न्यूक्लियस तो रिपेल करेंगे ना. तो अल्टीमेटली इट कैन बी ट्रेस्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स. इसलिए कोई पूछ ले कोई ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन इज, तो आपको बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल. साफ साफ लिख दीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम. ये नॉलेज फेंकने के लिए अच्छा है, स्टाइल मारने के लिए अच्छा है. ये नीट और जेई तो इसे कभी नहीं पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है. नीट या जेई इसे कभी नहीं पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है. तो वो वाला पैराग्राफ भी एकदम यूजलेस हो. मैं अब आपसे पिछला जो एग्जाम्पल था, पिछली क्लास का एग्जाम्पल 5.6, उसकी बात करता हूँ. एग्जाम्पल 5.6 में आप देखिए, आपने टेंशन कहाँ मार्क किया था, यहाँ 60 न्यूटन मार्क किया था और इसमें टेंशन इससे दूर मार्क किया था ना. फिर इसमें टेंशन जो भी फोर्स है पी पॉइंट पे वो इससे दूर मार्क किया था ना. और अब आप इस पॉइंट का एफबीडी बना रहे हो. उसने कहा एफबीडी इस गठान का बनाइए, पॉइंट पी का बनाइए. ये फोर्स तो 50 न्यूटन दिया था और ये फोर्स भी इससे दूर बनाया था ना. ये T2 था और ये T1 था ना. आप देखिए जब आप P का एफबीडी बना रहे थे, पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम, एक बार तो आपने इसका एफबीडी बनाया था, फिर टेंशन इससे दूर, फिर P का एफबीडी बनाया था. जब P का एफबीडी बनाओगे ना, इसका एफबीडी बनाओगे तो ठीक है, ये 60 न्यूटन, ये फोर्स इससे दूर और ये फोर्स इससे दूर, ये. और जब P का एफबीडी बनाओगे, तो ये टेंशन T2 यहाँ है, ये असली बात है. ये 50 न्यूटन है. पॉइंट P पे जो पॉइंट P पे धागे जुड़े हुए हैं, तो एक धागा, दो धागा, तीन धागा, और टेंशन को हमेशा हमने इससे दूर रखी है. ये देखिए जरा, टेंशन को आप जिसका एफबीडी बना रहे हैं, आपको टेंशन को उससे दूर रखना है अगर वहां धागा है तो. यहाँ तो धागा है नहीं, पर mg तो हम वर्टिकली डाउनवर्ड ही मार्क करते हैं, और यहाँ धागा है. तो धागा है तो टेंशन है, और टेंशन इस ब्लॉक से दूर मार्क करनी है. अब आप कह सकते हैं कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स. और इसी तरह हम जब P का एफबीडी बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमने T2 का डायरेक्शन ये मार्क की थी, क्योंकि शायद हमने इसको दिमाग में रखा था. T2 की डायरेक्शन अब P के लिए नीचे होनी चाहिए. आई बात समझ में? क्योंकि P का एफबीडी बना रहे हैं तो धागा है तो टेंशन है, धागा है तो टेंशन है, जितनी भी उसने दी है, धागा है तो टेंशन. यहाँ तो उसने वैल्यू दे दी, तो ये जो फोर्स है इसको भी हम टेंशन कह सकते हैं. अगर आपने बाहर से फोर्स लगाया है तो वो भी यहाँ टेंशन तो है ही. अगर ये धागा है तो धागे के एक एंड पे ही आपने फोर्स लगाया होगा. ठीक है, इसकी डायरेक्शन में तो शायद कंफ्यूजन है भी नहीं. तो असली चीज है T2. जब आप यहाँ बना रहे हैं T2 तो यहाँ दिखा रहे हैं, और जब आप यहाँ बना रहे हैं T2 तो यहाँ दिखा रहे हैं. बस यही सीखना है कि धागा जिस तरफ है उस तरफ टेंशन है, जिस तरफ धागा है उस तरफ टेंशन है. यहाँ धागा नहीं है, यहाँ अलग से एक धागा होता तो यहाँ एक और एक्स्ट्रा टेंशन भी आती. लिंक चाहिए फोर्स के लिए, धागा है तो टेंशन है, पर टेंशन को अपने से दूर रखना है. यही मंत्र है सारा का सारा. इसको अगर आप सीख गए तो इस बाकी तो सब ठीक है. न्यूटन्स लॉ में आपको मजा आ जाएगा. और कोई भी एक टॉपिक चाहिए जिससे आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हो सके, एंड दिस इज वन सच आइडियल सिचुएशन. ठीक है, मेरे हिसाब से दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक यू. बाय बाय. हैव अ गुड टाइम.